informers on the ground, and let me assure you, we have enough informers all across Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद शर्म नहीं आ रही की शर्म आएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन का टारगेट है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, 3 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर सज़ा मिल गई उन 2 जजेस को जिन्होंने सवाल उठाया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच से अलग कर दिया गया और नज़रसानी की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे अदालत में क्या हुआ। और फिर आज जो मेरी पहली खबर थी कि गिरफ्तारियां होंगी, पुलिस की भारी नफरी अडयाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई, वो बिल्कुल सच साबित हुई। और आज हमने क्या मनाजिर अडयाला जेल के बाहर देखे और इस वक्त की क्या सूरत हाल है। और अलीमा खान माइनस बाकी 2 महीनों को इजाज़त दी गई, क्या मुलाकात होगी जब भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं? अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई। इसकी भी पूरी जो टाइमलाइन है ना, आज अडयाला रोड के ऊपर अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर क्या कर रहा था और एक नन्ही मुन्नी जो इमरान खान की फॉलोअर है, छोटी सी बच्ची, वो भी पहुंची और उसने आज क्या देखा ये आपको बताएंगे। और फिर भारत के अंदर एक बच्चे ने सहाफ़ी को रोककर कहा कि भाई तुम मुसलमानों और हिंदुओं की लड़ाई क्यों करवाना चाहते हो, खबर क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये किस्सा क्या है, इसे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, इस वक्त जो डेवलपिंग स्टोरी है, अलीमा खान की मुलाकात अपने भाई इमरान खान से आज 2 माह हो गए नहीं करवाई जा रही। आज दिन था मुलाकात का, लेकिन पिछले 2 माह से हम रियासत की तरफ से ये जुल्म और जबर होते हुए देख रहे हैं। जब इमरान खान को ये आईनी और कानूनी हक है किसी भी दहशतगर्द का या किसी फांसी का, अगर कोई मुजरिम हो उसे भी अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने की इजाज़त होती है। चलें छोड़ें, फांसी का मुलजिम हो या फिर कोई दहशतगर्द हो, इनकी बात हम नहीं करते। कम से कम हम अपने दुश्मन मुल्क की तो बात कर सकते हैं। हमने इस मुल्क के अंदर एक जासूस पकड़ा, उसका नाम है जी कुलभूषण यादव। पाकिस्तान ने उसके ख़ानदान को भी मिलने की इजाज़त दे दी और वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ख़ानदान के लोग अंदर गए। कुलभूषण यादव से शीशे की खिड़की थी, उसके उस पार ख़ानदान के लोग बैठे थे और इस पार वो खुद बैठा था और वो बात कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान को आपने कुलभूषण यादव से भी ज़्यादा ख़तरनाक इस मुल्क में करार देने की कोशिश की हुई है कि हम इसकी मुलाकात नहीं करवाएंगे। हम अपने हीरोज़ के साथ क्या करते हैं? पाकिस्तान की जो सरजमीन है ना, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग जो इक़्तिदार के नशे में, इन लोगों को शायद इनका ख्याल है कि इनका इक़्तिदार हमेशा कायम रहेगा। इस इक़्तिदार को कायम रखने के लिए जो आबियारी, जिस खून से और जिस नज़रिए के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, वो नज़रिया ये है कि कोई हमारे से ज़्यादा मकबूल ना हो और अगर होगा तो उसका अंजाम इमरान खान जैसा होगा। आज अडयाला जेल के बाहर क्या हुआ व्यूअर्स, ये पूरी एक टाइमलाइन है, 1 बाय 1 इवेंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा और विजुअल्स आपको दिखाएंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, ये आप देख नहीं सकते, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम नहीं देख सकती कि उनके मुल्क में सबसे मकबूल लीडर के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। व्यूअर्स, इस वक्त जो पहला विजुअल है आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं और कुलभूषण यादव, एक कंपैरिजन किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में कि अगर आपने कुलभूषण यादव की मुलाकात करवाई तो ठीक है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक जिम्मेदारी है, एक आप जिम्मेदार रियासत का होने का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? अब ये जो पहली वीडियो है, इसमें 2 किलोमीटर दूर अलीमा खान को और उनकी बहनों को रोक लिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और वहां पर निगोशिएशंस हो रहे हैं। पुलिस कह रही है जी पीछे जाओ, वो कहते हैं कि आज हमारी मुलाकात है, वो कहते हैं जी कोई मुलाकात नहीं, भाग जाओ यहां से। दूसरी वीडियो के अंदर यहां पर एक खातून पुलिस जो एहलकार थी, उसने दूसरी जो वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसे बालों से पकड़कर घसीटा। पाकिस्तान की आवाम क्या इन विजुअल्स को भूल जाएगी? कभी नहीं भूलेगी और याद रखेगी। और आपने भी भूलना नहीं है, जब आपकी हुकूमत आए, जब आवाम की हुकूमत आए, तो इन लोगों से जरूर सवाल कीजिएगा। बेशक माफ कर दें, लेकिन सवाल जरूर करना है कि तुमने हमारे साथ, इस जमहूरियत के साथ क्या किया। दूसरी वीडियो, इसमें खवातीन वर्कर्स और जो लोग वहां पर पहुंचे, ट्रक लगाकर उनको धक्के देकर पीछे धकेला जा रहा है और एक बुजुर्ग खातून और एक जो वहां पे जितने भी पीटीआई की वर्कर्स थी उनको घसीटा जा रहा है। जिस तरह
آپ حملہ نہیں کرتے, اس طرح حملہ کر کے ان لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا. دوسری ویڈیو کے اندر ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر علیمہ خان اور باقی خاندان کے لوگوں کو روکا جا رہا ہے, زبردست قسم کی نعرے بازی ہو رہی ہے, پولیس پہنچ گئی اور منظر وہی ہے کہ ہم نے آپ کو آگے نہیں جانے دینا. اگلی ویڈیو کے اندر نعیم حیدر پنجوتا صاحب کھڑے ہیں اور ایک ٹویٹ کیا گیا چودھری نذیر صاحب کی طرف سے. بڑی آپ کی کوششیں ہیں, اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن ایک جملہ جو انہوں نے کہا مجھے اس پہ اعتراض ہے اور آپ بھی ویورز اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ اپنی ٹیم کے ہمراہ عمران خان کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. بھائی جان کوئی ٹیم شیم نہیں ہے, آپ سب پاکستان تحریک انصاف ہیں. جب آپ چھوٹے چھوٹے دھڑے بنائیں گے نا تو پھر دشمن کو آسانی ہوگی آپ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, اور آپ کو لوگ کہیں گے جی کہ تسی تے سائڈ تے ہو نا اپنی ٹیم لے کے. تو دس از وٹ پاکستان تحریک انصاف شوڈ انڈرسٹینڈ. دوسری ویڈیو جی, قومی یکجہتی کے لیے بھرپور کوشش کیسے کی جا رہی ہے. ایک ورکر کو سارے پولیس والے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی عمران خان سے ملنے کے لیے اور جانے کے لیے اور اظہار یکجہتی بہنوں کے ساتھ کر رہے ہو. چھوڑ دو خطہ عمران خان کا, چھوڑ دو عمران خان کی بہنوں کی سپورٹ, اور اگر تم نے سپورٹ نہ چھوڑی تو تمہیں ہم اسی طرح گھسیٹیں گے. پنجاب پولیس اپنا پورا زور لگاتے ہوئے اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے ایک ورکر کو. اور دوسری ویڈیو سلمان اکرم راجہ, انہوں نے جی ایک تو پہلے اپنا جو سٹیٹمنٹ تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی میں نے ایسے کبھی بھی نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نہیں نکلے, میرے بیان کو غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا. اچھا میں وہ ویڈیو ڈھونڈتا ہوں اور اس ویڈیو کو آپ کو دکھائیں گے بھی جس میں انہوں نے کیا کہا اور یہ ورکرز کے حوالے سے ان کا کیا ماننا ہے. انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر جو بات کی جی کہ ہم تو پروفیشنل کیپیسٹی میں یہاں پر موجود ہیں, خان صاحب کے کیسز, لیکن ہمیں بھی ملنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. علیمہ خان ان کے ساتھ موجود ہیں, ختیجہ شاہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, اور ختیجہ شاہ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی. آپ کو یاد ہوگا یا افریدی صاحب نے کہ یہ جیلوں کا معائنہ کریں گی, جا کر دیکھیں گی, رپورٹ دیں گی, تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان کے سیل کا بھی معائنہ کیا جائے, لیکن ان کو اس سیل کی میں جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی. پھر دوسرا کلپ جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زور آزمائی ہو رہی ہے جی, اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ان کو بھی روک لیا گیا. حامد رضا صاحب عمران خان کے سچے سپاہیوں میں سے ایک ہیں, تحریک انصاف سے ان کا تعلق نہیں ہے. جس شخص نے اپنے گھر کو اپنی جتنی بھی جو اس کی پولیٹیکل پاور تھی, اپنی جماعت, سب کچھ عمران خان کے حوالے کر دیا. ان کو معلوم ہے کہ اگر حامد رضا صاحب کی ملاقات ہوئی تو ہم نے اس کو بھی روکنا ہے اور اس کو بھی نہیں ہونے دینا. دوسری ویڈیو کے اندر پولیس کے جو جتنی بھی فورس ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے اور ٹرک لگا کر اس جگہ کو جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے انہیں روکا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ویورز میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں کہ علیمہ خان, نورین خان اور پارٹی کی باقی ورکرز جو ہیں وہ پیدل ہی چل پڑی. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے نہیں جانے دینا کوئی بات نہیں, گاڑی روک لیں, لیکن ہم پیدل چل کر جائیں گے اور اڈیالہ جیل میں ہماری ملاقات ہوگی. اب یہ کر کیا رہے ہیں, انہوں نے کرنا جی یہ ہے کہ توہین عدالت کے اندر جب کوئی کیس لگے گا نا تو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ آ کر کہے گا کہ جی کہ ہمیں تو انہوں نے آ کر کبھی بھی نہیں کہا ہماری ملاقات کرواؤ, یہ تو اڈیالہ جیل آئی نہیں, تو یہ ایک نیا کیس بنے گا. یہ توہین عدالت کا کیس نہیں ہوگا. عدالت میں آپ کو پنجاب حکومت کو فریق بنانا پڑے گا کہ انہوں نے ہمیں روکا. وہ پوچھیں گے جی کیوں روکا, وہ کہیں گے جناب یہ اشتعال دلا رہے تھے اور ہنگامہ آرائی کر رہے تھے, تو وہ الگ سے کیس بنے گا. تو اس کا توہین عدالت کی کاروائی سے ان کو دور کیا جا رہا ہے. دوسری چیز اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پولیس اور علیمہ خان اس وقت وہاں پر موجود تھی جب دھکے دیے گئے. یہ بہت ہی اہم ویژولز ہیں اور پاکستان کے میڈیا کو تو شرم نہیں آ رہی کہ دکھائیں کہ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہو رہا ہے. یہاں پر آپ کو ان کے خاندانوں کی ویڈیوز چلتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ جو اپنی ڈپلومیسی کر رہے ہیں, ان کی سیاست کا جو برانڈ ہے وہ نظر آئے گا. علیمہ خان اور نورین خان ایک ویڈیو کے اندر وہ آگے بڑھ رہی ہیں. گرمی شدید ہے لیکن اس کے باوجود بہنوں کی یہ ملاقات سے ریاست کیوں خوف میں ہے, یہ سوال ہے پاکستان کی عوام کا, اور ان کی ملاقات کو فل فور کروایا جائے. ایک دوسری ویڈیو, اس میں بھی نعرے بازی زبردست قسم کی گئی, اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے بھارت کے ساتھ, دشمن کے ساتھ, لیکن آپ اپنی عوام کو ہی اس وقت دشمن بنانے میں لگے ہوئے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پکڑ کر اس ویڈیو میں ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو انہوں نے کام یہ کیا ہے, وہاں پہ پانی چھوڑ دیا کہ پانی زیادہ سے زیادہ چھوڑیں, کھڑا ہوگا, لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. دوسری طرف پریزنر وین پہنچا دی گئی اور لوگوں کو پکڑ کر, آپ امیجن کریں کہ کوئی دہاڑی پہ اپنی چھوڑ کر آیا ہے, کوئی ورکر عمران خان کی محبت میں آیا, آپ کس سے بدلہ لے رہے ہیں اور کیوں خوف ہے کہ ایک ملاقات عمران خان کی ہو جائے گی اپنی بہنوں کے ساتھ اور آپ اذیت دے رہے ہیں. یہ نفرت کی
जो आपने फसल तैयार की, ये फसल से फसील बन चुकी है और अब इस फसील को अबूर करना अब आपके बस की बात नहीं है। अभी भी वक्त है, इस बुनियाद को गिरा दें नफरत की और इमरान खान की मुलाकात अपनी बहनों से करने दें। आपने बाकी लोगों को भी तो इजाज़त दी, मिलते हैं, तो कौन सा कोई ऐसा फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जी इस वीडियो के अंदर अडयाला रोड के ऊपर धरना दे दिया इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए। 300 से ज्यादा लोग हैं, MNA MPs सारे अगर पहुंच जाते तो एक इनकलाब आ जाए, लेकिन किसी की कुर्सी का मसला है, किसी के घर को ना गिरा दिया जाए उसका मसला है। जब आपने इमरान खान से ये वोट और टिकट लिया उस वक्त भी आपको इन बातों का ख्याल होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त आपको था कि हम किसी तरह पार्लियामान में पहुंच जाएं इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके, और हवा इमरान खान की चल रही है। सियासतदान सर ऐसे ही करता है। ये जो लोग हमें भारत से सुन रहे हैं उनके लिए जो नेता लोग हैं ना जी, ये चाहे आपके देश के अंदर हो या हमारे देश के अंदर, आपको इसी तरह एक वीडियो जी इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर चल रही है, अडयाला जेल जब रोका गया अलीमा खान को, नूरीन खान को और उज़मा बीबी को, तो वहां पे निगोशिएशंस चल रहे थे। वो कहती हैं कि हमारी आज मुलाकात है, तो आगे से कोई नहीं बोल रहा, खामोशी, और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त इनके साथ जो है वो एक कन्फ्रंटेशन हुई और फिर हाथापाई तक बात जो है वो पहुंची, और ये मनाजिर अडयाला जेल के हैं। फिर बहुत सारी और भी वीडियोस हैं जिसमें लोगों को बालों से पकड़कर आप खींच रहे हैं। एक वजीर हैं जी सुहेल अफरीदी साहब, उन पर तशद्दुद किया गया है और उनको मारा गया। अब जो वर्कर्स उनके साथ आए थे तो वो खामोश तो नहीं बैठ सके। फिर शाहिद खटक साहब जो है, मैंने उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो कारकुनान ने उनको छुड़वा लिया। ये भी विजुअल्स आप देख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ एक दूसरी शख्सियत सुहेल अफरीदी साहब, इनको जी पुलिस जो है वो गिरबान से बालों से पकड़कर खींच रही है, और ये आपकी पंजाब पुलिस है। दूसरी वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ा शो था जी आज अडयाला जेल के बाहर, और एक अच्छी खासी तादाद वर्कर्स की पहुंची है। ये डाई हार्ड किस्म के वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने आज वहां पर पहुंच के इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया। मैं व्यूअर्स वो वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। और व्यूअर्स ये इजहार यकजहती के लिए एक छोटी सी मासूम सी बच्ची वहां पे पहुंची है। तो जिस नस्ल के साथ आपका मुकाबला है, आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से अब आपका मुकाबला नहीं है, आपका मुकाबला इस तीसरी नस्ल से है। इस तीसरी नस्ल ने इस मोहब्बत को इमरान खान के लिए और नफरत को आपके लिए अपनी 3 नस्लों में कन्वर्ट करना है। उन 3 नस्लों ने अगली 3 नस्लों में कन्वर्ट करना है। तो खुदा के लिए होश के नाखुन लो, इस फसल को फसील में कन्वर्ट ना होने दो और इमरान खान की मुलाकात करवा दो। पाकिस्तान में जमहूरियत, अगर आपको आवाम की ताकत चाहिए ना, आवाम आपके साथ खड़ी हो, आवाम आपके पीछे चले, तो आज आपको ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इदारे किस तरफ खड़े होंगे, ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, या फिर आपने इसी तरह का तमाशा जो है मुल्क के अंदर लगाना है। मैं आपको व्यूअर्स कुछ खबरें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर खबर इस वक्त, चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है, मैं चाहता हूं कि आपके पास एक्यूरेट खबर आए। पता ये चल रहा है, जो रिपोर्ट हुआ है कुछ देर पहले, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ऐन मुमकिन है कि बुशरा बीबी की जो अलीमा खान की मुलाकात जिसका उन्होंने माइनस किया गया, बाकी बहनों की भी मुलाकात ना करवाई जाए। खबर के मुताबिक इमरान खान की 2 बहनों को मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। नूरीन खान, उज़मा खान और कासिम जमान को भी मुलाकात की इजाज़त मिल गई, और अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। इन्होंने लास्ट टाइम भी यही किया था, और फिर पता चला कि उसके बाद इनको अंदर बुला लिया गया, और जब अंदर बुलाते हैं और फिर इमरान खान से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर ये भी दे दूं, और ये सरहद के उस पार से खबर आ रही है, क्योंकि हमें 50% 40% लोग आजकल जो है वो भारत से भी सुन रहे हैं, तो मैं कुछ अपडेट्स आपको दे देता हूं। एक तो जी एक बच्चे की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, और इस वीडियो के अंदर एक सहाफ़ी उससे सवाल करता है, और सवाल उसने ये किया कि आप क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेंगे, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे? तो उसने कहा कि मैं भारत देश को जिंदाबाद कहता हूं, पाकिस्तान को भी जिंदाबाद कहूंगा, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो अब ये कहना था, तो उस शख्स को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, और वो हम पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे। अब ये पूरा मुकालमा क्या हुआ, ये मैं आपके सामने मिनोन जो है रख देता हूँ। भारतीय नौजवान का पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने से इनकार। भारतीय नौजवान ने पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने पर मजबूर करने वाले सहाफ़ी को आड़े हाथों लेते हुए कहा और उसे खरी खरी सुना दी। और वो मंजर क्या था कि सहाफ़ी ने नौजवान से कहा कि आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि भारत में रहते हुए आप पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। नौजवान ने भारतीय सहाफ़ी को जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मुझे शर्म नहीं आ रही, और आप जो खबर बना रहे हैं तो क्या आपको भी शर्म नहीं आ रही?
हिंदू और मुसलमानों के बारे में झूठी खबरें बनाकर फैला रहे हो, और मुझे ये बताओ कि इस मामले पर भारत का दिफा क्यों करना है। अब मसला ये जो बच्चा है ना, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और जो उनके दिल में होता है वही उनकी जुबान पे होता है। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि ये मीडिया नफरत फैला रहा है, और ये अर्नाब की अब से कुछ ही देर पहले एक वीडियो आई है जी, मैं उस पर भी बात करता हूँ। बच्चे अपने इर्द गिर्द जो माहौल देखते हैं ना कि हिंदू ऐसे, मुसलमान ऐसे, आपके इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जब आप इन इख्तलाफात को मजहब को बुनियाद बनाकर आप दो मुल्कों के दरमियान जंग शुरू करवा दें, तो फिर बच्चे उसके ऊपर अपना रिएक्शन जो है वो ज़रूर देंगे। बच्चे वो कहते हैं ना कि वो अपने मुल्क में रहें अमन और शांति के साथ, हम अपने मुल्क में रहें, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम उनके ऊपर हमला करें या वो हमारे ऊपर हमला करें, क्या हम ऐसे नहीं रह सकते। तो बच्चे ने जी बड़े बड़े नेताओं को अमन का पैगाम दिया है, और ये सोचने की बात है। पाकिस्तान भी इस बच्चे की जो सोच है, इसी सोच के ऊपर चल रहा है कि हम जंग नहीं चाहते, कोई भी जंग नहीं चाहता। आज अपने दिल पर हाथ रखकर जो मेरे दोस्त मुझे भारत से सुन रहे हैं, क्या आप जंग चाहते हैं? और ये सियासतदान किस तरह से अपने मकासद के लिए, कुर्सी को चमकाने के लिए जो कुछ कर रहा है, सर ये तो नेतागिरी है ना। ये तो आज की जो आपकी जदीद डेमोक्रेसी है, आपको ये तमाम बातें मिलती हैं। बादशाहों के ज़माने में भी ऐसा ही होता रहा। कुर्सी ऐसी मनहूस चीज़ है, ऐसी ये कुर्सी आपको वो कुछ करने पर आपको मजबूर कर देती है जो आप नहीं चाहते। यहाँ पर तो अपने भाइयों को कत्ल करवा दिया बादशाहों ने, लोगों ने इस कुर्सी के लिए अपने प्यारों को तक नहीं बख्शा। तो ये नेता जो लोग हैं वो कुर्सी के लिए अपनी आवाम को कैसे नहीं बख्शेंगे? ये दोनों तरफ से मामला है। तो जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। मुसलमानों के ऊपर भारत के अंदर तशद्दुद हो रहा है जी, और पहलगाम वाक़े के फौरी बाद ये तासुर देने की कोशिश की गई कि लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा मजहब क्या है, और उसके बाद वो मजहब पूछते जाते और गोलियां चलाते जाते। देखिए, जब ये पाकिस्तान बना ना, तो हज़ारों कहानियां आपको ऐसी मिलेंगी, और इस कहानी में एक कहानी हमारे ख़ानदान की भी है। मेरे नाना, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे जी, वो बताते हैं कि जब वो अमृतसर से पाकिस्तान के लिए जिस गाड़ी में रवाना हुए, तो पूरा ख़ानदान उस गाड़ी में, आपको पूरा ख़ानदान उनका था। बड़ी फैमिलीज होती थी जी, एक एक ख़ानदान में आपको 6-6, 8-8 भाई मिलते हैं। तो वो बताते हैं कि हमारे ख़ानदान की जितनी भी वो जो गाड़ियाँ थी, उन सबको शहीद कर दिया गया, और आखिर में वो जो लाशें थी, जिन लोगों को शहीद कर दिया गया, पूरे ख़ानदान को हमारे शहीद कर दिया गया। तो लाशों के अंदर कहीं ना कहीं वो छुप गए। मेरे नाना जो थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, तो वो बच गए। तो ये कहानियां आपको मिलेंगी, आप वहां उठाकर देख लें, आपको वहां भी कहानियां मिलेंगी। तो ये दोनों तरफ ये जो तकसीम थी, इससे बहुत गहरे जख्म भी छोड़े, लेकिन अब दो अलग मुल्क हैं। एक नज़रिए के तहत पाकिस्तान को बनाया गया, और वो नज़रिया क्या था कि हम एक ऐसी सरजमीन जहां पर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सके, जिसे किसी को इस पर इतराज़ नहीं होना चाहिए। और इस बच्चे की बात को सुने, मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करना बंद कर दिया जाए। अब बांग्लादेश जी वो भी मैदान में आ गया है, और उन्होंने क्या किया जी, भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मुसलसल खराबी, और दोनों ने ना सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ तजारती पाबंदी आयद कर दी, जिससे सबब दोनों ममालिक में बड़े पैमाने पर कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। गुज़श्ता माह बांग्लादेश ने भारत से सूती धागे की ज़मीनी रास्ते दरामद महदूद करने का फैसला किया, ताकि मकामी सनतों को गैर मुल्की सस्ती मसनूआत के असरात से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। वही डोनाल्ड ट्रंप वाली स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अच्छी बात है, आप इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें, लेकिन व्यूअर्स ये सोचने की बात है, और इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ख़ासतौर पर वो तमाम दोस्त जो हमें भारत से सुन रहे हैं। अच्छा, आपसे कुछ ही देर पहले अर्नाब गोस्वामी, उसने जी एक जब स्टूडियो में बैठकर प्रोग्राम वो कर रहा है भाई, तो उसने क्या किया जी कि उसने कहा कि मैं बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ इंडिया में इस वक्त बैठकर प्रोग्राम कर रहा हूं, और हमारे इन्फॉर्मर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि यार ये जो सफारती आदाब होते हैं, उसमें तो आपने ये नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये कन्फेशन कर लिया कि पाकिस्तान में आपके जासूस मौजूद हैं जो आपको खबरें दे रहे हैं। तो इस मामले को पाकिस्तान की हुकूमत को उठाना चाहिए। और अर्नाब ने जो बात नेशनल टीवी पर कही कि हमारे पास इतने सारे इन्फॉर्मर्स हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जो हमें पाकिस्तान में बैठकर खबरें दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो हमेशा से सही रहा फिर, कि हमारे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की सरजमीन में आपकी बहुत सारी प्रॉक्सीज मौजूद हैं, जो इन्फॉर्मेंट्स हैं आपको खबरें दे रहे हैं। तो फिर जो हमने दुनिया के सामने जो सबूत रखे, आपके टेलीविजन चैनल पर बैठकर आपका एंकर इस बात को उसने इनडायरेक्टली तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान के अंदर आपके टेलीविजन नेटवर्क्स हों, आपकी एजेंसीज हों, आपकी हुकूमत हो, आपके इन्फॉर्मर्स
बतौर प्रॉक्सी जो है वो काम कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो क्लिप भी चल जाए, और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो क्लिप हमने क्योंकि लाइव टीवी पर देखा था, लेकिन जब इसकी एडिटिंग होगी तो हमारी कोशिश होगी कि वो मैं आपको क्लिप भी सुनवा सकूं, जिसमें अरनाब साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे इन्फॉर्मर्स मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए और इस क्लिप को आप भारत की सरकार के सामने रखें। हुआ ये जी कि इस्लामाबाद से किसी रिपोर्टर को उन्होंने ऑनलाइन लिया हुआ था और वो पाकिस्तान के जो रिपोर्टिंग है वो कर रहा है, लेकिन रिपोर्टर होना और बात है भाई, लेकिन ये कहना कि इन्फॉर्मर्स मौजूद हैं, तो व्हेन यू से एंड यूज दिस वर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जासूस पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस हवाले से जरूर इस मामले को टेकअप करना चाहिए। और मेरी अरनाब के प्रोग्राम में जाने वाले तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि जाना बंद करें, और आपका पाकिस्तान का मौकिफ वहां पर नहीं सुना जाता, और ना ही इसलिए आपको बिठाया गया, कोई सीरियस प्रोग्राम नहीं है, एक तरह से तमस्खुर उड़ाने वाली बात है। वो करते क्या है, वारदात कैसे डाली जाती है कि जब पाकिस्तान की बारी आती है ना, तो वो सारे गैंग अप हो जाते हैं और हमला कर देते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब देना चाहे, वो करते ये हैं कि प्रोड्यूसर को कहते हैं कि इसकी आवाज़ बंद करो, और फिर आर्गूमेंट का जवाब आर्गूमेंट से दिया जाता है। बदतमीजी का जवाब आर्गूमेंट नहीं होता, तो वो बदतमीजी होती है। और एक ऐसा शख्स जिसका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो एक लाउड स्पीकर है, बदतमीजी का लाउड स्पीकर है, वो ऑन हो जाता है और पाकिस्तान के ऊपर आपकी पॉलिसी होगी, आपकी मजबूरी होगी, आपका बीजेपी से कोई ताल्लुक होगा, आपके पास जर्नलिज्म की यही डेफिनेशन होगी, भाई इन लोगों की, जो लोग जाकर बैठते हैं, आपकी क्या मजबूरी है, आप क्यों जाते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए जाना बंद करो। और फिर आपको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से खबर दें, वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आज सारा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा डेवलपमेंट के हवाले से। अदील सरफराज साहब, उन्होंने एक ट्वीट की और वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी से एक सीनियर सहाफ़ी की मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात के बाद उनके तासुरात ये थे कि अब आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को ख़त्म ही समझें। सर, सुप्रीम कोर्ट तो ख़त्म उसी दिन हो गई जिस दिन 26वीं तरमीम हुई। जिस दिन जस्टिस मंसूर को आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना था, आपने नहीं बनाया। एक साहब की मुलाकात हुई, पैगाम आता है, वो साहब मुलाकात करते हैं याह्या अफरीदी से, इनको भी पैगाम आया, इन्होंने इनकार कर दिया, याह्या अफरीदी से इनकार हो नहीं सका। उन्होंने कहा कि अच्छा, इतनी जल्दी चीफ जस्टिस बनने की बारी आ रही है तो मैं हाजिर हूँ। उन्होंने अपनी सर्विसेज पेश कर दी और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है वो ख़त्म हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर व्यूअर्स जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है, ये कहाँ पर स्टैंड करता है, और फिर जस्टिस मंसूर ने इस बेंच की समाअत से पहले एक फैसला दिया, इसकी कितनी अहमियत है। लेकिन पहले मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर अदालती कार्रवाई। 11 जजेस हैं जी, अक्सरियत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, और जस्टिस अकील और जस्टिस आयशा मलिक का इसके ऊपर इख्तलाफी नोट था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि दोनों को इस बेंच से अलग कर दिया गया है। ये भी देखेंगे, वो जो बात करें ना अदील सरफराज कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ख़त्म हो गई, तो आपको पता चलेगा कि ये वो दलील है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कैसे ख़त्म हो गई। आयशा मलिक और अकील अब्बासी मखसूस नशिस्तों की दरखास्तों को, नज़रसानी की दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर इन्होंने खारिज कर दिया। आयशा मलिक के सवालात, और ये यकीनन पाकिस्तान के हर जो शहरी है, हर वो शख्स जो इंसाफ चाहता है अदालतों से, ये उसकी तर्जुमानी करते हैं ये सवालात। आयशा कहती हैं, जस्टिस आयशा, कि आपको कैसे नहीं मालूम कि नज़रसानी दरखास्त आपने खुद दायर की या फिर किसी और ने? क्या सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हुआ? आयशा मलिक का सवाल। नून लीग के वकील ने कहा कि मुझे इल्म नहीं है। आपको कैसे मालूम नहीं कि नजरसानी दरखास्त आपने खुद दायर की? इलेक्शन कमीशन ने जिस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया उस पर नजरसानी आप मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को मरकजी केस में भी कहा था कि आपका रवैया एक पार्टी का है। अकील अब्बासी साहब ने नून लीग के वकील से मुकालमा किया, और अकील अब्बासी साहब ये कहते हैं कि आप बार बार एक सियासी जमात का नाम ना लें और इसको छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला किया, आप हमें बताएं कि फैसले में क्या गलती है। जो बातें आप बता रहे हैं वो ज़माने तालिब इल्मी से हमें मालूम है। हाशिम काकड़ साहब ने सवाल किया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया तो क्या ज़मानत है कि हमारे फैसले पर अमल दरामद होगा? प्रॉब्लम यह ना कि जो पहला फैसला था मखसूस नशिस्तों का, इलेक्शन कमीशन तो जी उनकी पार्टी है ना, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, ये सब मिलकर खेल रहे हैं, मिलकर इन्होंने रग्बी मैच शुरू किया हुआ है पाकिस्तान के आइन के साथ, और कभी कोई इधर से धक्का लगाता है, कभी कोई उधर से धक्का लगा रहा है। तो हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि पहले फैसले पर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को तो नहीं दी गई, अब क्या गारंटी है कि ये मखसूस नशिस्तें हम अगर कोई फैसला देंगे तो इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा? तो इसके ऊपर वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर साहब
میں نے کوئی نقطہ نہیں پڑھا اور آپ نے اپنا ذہن بنا لیا. جسٹس عائشہ ملک مجھے مت بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. وکیل الیکشن کمیشن ہم نے فیصلے پر ایک پیراگراف کی حد تک عمل کروایا. اچھا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ نقطہ ہے کہ فیصلہ آیا 4 صفحوں کا اور آپ نے کہا کہ اس میں سے جو ایک پیراگراف ہے مجھے یہ بہت پسند ہے لہٰذا اس فیصلے کے اوپر میں عمل کروا دوں گا. یہ اسی طرح نا کہ ایک پھانسی کا ملزم ہو اور اس کو کچھ سال کی قید اور کچھ جرمانہ بھی آپ نے سنا دیا ہو تو یہ کرے یار پھانسی اور عمر قید کو یا کچھ سال کی جو سزا اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں. ہاں یہ جرمانہ میں ادا کرتا ہوں اور اس کے جرمانہ ادا کرنے کے بعد اس کو رہا کر دیا جائے. اس معاملے کو عقیل عباسی صاحب کس طرح سوال کی نظر میں سوال کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ آپ کی منشا مرضی کی بات ہے کہ پیراگراف پر عمل کریں گے؟ مخصوص نشستیں حکومت کو ملیں گی پھر 27ویں ترمیم ہوگی. جسٹس عائشہ کو بینچ سے نکال دیا گیا. ویورز یہ خبر آئی اور مخصوص نشستوں کے مقدمے میں نظرثانی خارج کرنے پر توہین عدالت کے بینچ سے بھی عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کو نکال دیا گیا. اب اس میں نا بہت ساری قانونی نکات ہیں. میں کچھ آپ کے ساتھ مزید بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ مجھے پشاور ہائی کورٹ میں فریق بنایا گیا تھا اس لیے میں سپریم کورٹ آیا. عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ آپ آئینی ادارہ ہیں. سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی, آپ کو تشریح پسند نہیں آئی اور آپ دوبارہ سپریم کورٹ آ گئے. ہاشم کاکڑ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا؟ اگر الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل کیا تو ٹھیک, ورنہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہمارے فیصلے پر عمل ہوگا؟ اور پھر یہ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو سر یہ ہے سپریم کورٹ پاکستان اور یہ ہے ہمارا عدالتی نظام جس کے بارے میں سرفراز عدیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سینئر صحافی کی ملاقات ہوئی تو پتہ ہی چلا کہ بھائی جان سپریم کورٹ پاکستان کی بلڈنگ کے اوپر قبضہ ہو گیا. پاکستان کے لائن آف کنٹرول کے اوپر تو شاید حملہ یا قبضہ اللہ نہ کرے ہو, لیکن ہماری سپریم کورٹ کے اوپر ہمارے اپنے ہی لوگوں نے قبضہ کر لیا اور فتح کر لیا ہے. آج کے بعد یہاں پہ انصاف کا آپ کو جھنڈا نظر نہیں آئے گا بلکہ یہاں پر آپ کو کسی اور کا جھنڈا جو ہے وہ نظر آئے گا. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.